नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। तो एक ही बात कहता हूँ लोगों से कि आप भले ही संगठन लाखों बना लो, उन सब लाखों संगठन का एक कोई न कोई नियंत्रण होना चाहिए, कोई न कोई नियंता होना चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए, उनके ऊपर एक संस्था का रूप होना चाहिए जो इन सभी संगठन को नियंत्रित करे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं आगरा के वरिष्ठ एडवोकेट आरबी सिंह जी के यहाँ पर और उनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं, जिस प्रकार से जो हमारे देश के डॉक्टर अंबेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अलग अलग अपनी समितियां चला रहे हैं, अलग अलग समितियां अपना संगठन चला रहे हैं, उसको देखते हुए हम उनसे जानकारी लेंगे कि जिस प्रकार से जो अलग अलग संगठन चला रहे हैं, ये हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे या उनको पीछे ले जाने में ये काम करेंगे। जिस प्रकार से जो वो अलग अलग बटे हुए हैं, क्या वो एक हो पाएंगे? इसी विषय पर हम आज आगरा के वरिष्ठ एडवोकेट आरबी सिंह जी से जानकारी लेते हैं। सर, जिस प्रकार से जो हमारे आगरा के या भारत में भी बाबा साहब के मूवमेंट से जुड़े हुए जो संगठन हैं, वो एक से बढ़कर हज़ारों हुए हैं, क्या ये हमारे देश के हित में है या अनहित में है? जिस प्रकार से अलग अलग ग्रुप में ये संगठन बने हुए हैं, इनको एक होना चाहिए या अलग अलग रह के ही इनको काम करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं बाबा साहब के संगठन, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, फुले के नाम पर, पेरियार के नाम पर, काशीराम जी के नाम पर आज देश में लाखों की संख्या में संगठन हैं, हजारों नहीं जी, लाखों। आप पता लगाइए, आपको लाखों, कई लाख मिलेंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि लाखों संगठन बन गए। और जब लोग कहते हैं कि साहब इतने लोग इतने काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब लाखों संगठन हैं तो काम कर रहे होंगे। पर आपको ताज्जुब होगा कि कुछ संगठन ऐसे हैं जिनको कि अकेले ही हैं वो अपने नाम पे, या 2-4 लोग लेके चल रहे हैं, या 10-20 लोग के चल रहे हैं, कुछ के बाद अच्छी तादाद है। तो संगठन कई प्रकार के हो गए और ये पूरे देश में बीमारी है। मैं आपको बताऊं, संगठन बनाने की, जहाँ 4 आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा अच्छा वो दूसरे का संगठन है, उसने हमारी बेइज्जती की, हमको नहीं पूछा, हमको नहीं बुलाया, या हमारे को मंच पर नहीं बिठाया, हमारा भाषण नहीं कराया, तो चलो हम भी संगठन बना लेते हैं जी, फिर अपना आराम से काम करेंगे। तो ये एक होड़ सी लगी हुई है और इस होड़ के कारण ही है कि संगठन दिन और दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छी बात है, कोई चीज़ की प्रोग्रेस होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बेतरतीब बढ़े चले जा रहे हैं। अगर यही बढ़त हमारी एक प्लान सिस्टमेटिक तरीके से हो, एक कहना चाहिए एक नियमित रूप, एक संस्था के रूप में हो, तो बहुत अच्छा है। वो नहीं हो रहा है कहीं भी। मेरा अनुभव तो इस फील्ड में शुरू से मैंने किया है, तो मैंने यही पाया और मैं बोलता भी हूँ कि ज़रूरी ये नहीं है कि हम कितनी दूर चले, ज़रूरी ये है कि हम किस दिशा में चले। मैं आपको बता दूँ, आज हमारे लाखों संगठन अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में अपने अपने कारवां को लेके, अपना अपना मतलब लेके, अपना अपना स्वार्थ लेके, अलग अलग कहना चाहिए स्टैंड लेके चल रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। बहुत काम कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत समय की बर्बादी भी कर रहे हैं, या कहिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमको नहीं मिल पा रहा है। रिज़ल्ट मिलने के लिए जब मैं सोचता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ लोगों से कि आप भले ही संगठन लाखों बना लो, उन सब लाखों संगठन का एक कोई न कोई नियंत्रण होना चाहिए, कोई न कोई नियंता होना चाहिए
एक अथॉरिटी होनी चाहिए, उनके ऊपर एक संस्था का रूप होना चाहिए जो इन सभी संगठन को नियंत्रित करे। एक संस्था, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, ध्यान रखिए यहाँ। व्यक्ति के नाम पर तो संगठित हो ही नहीं सकते अब देश में। हमारे देश में बहुत सारे हमारे विद्वान साथी अपने अपने नाम से संस्था चला के चल रहे हैं बना के, लेकिन उनको सफलता 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ उनके अपने फील्ड में कि उनको सफलता नहीं मिल रही। बेशक वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, लेकिन वो काय के लिए बनाए थे संगठन अपना विकास कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। लेकिन संगठन जिसके लिए वो जो लोग बताते हैं वो कि हम इसके लिए बना रहे हैं कि हमको सत्ता लेनी है। आजकल एक बीमारी लोगों में हो गई है कि हमको सत्ता चाहिए, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, इसीलिए कर रहे हैं मोर ओवर। और उदाहरण देते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक चाबी वो सत्ता वो चीज़ है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सुन के तो कान पक गए। लेकिन किसी को सत्ता नहीं मिलने वाली है अगर इसी तरह काम करेंगे। सत्ता डेफिनेटली मिल सकती है, मिल सकती थी। पिछले करीब 25-30 साल पहले भी कोशिश, 30-35 साल पहले हमारे कांशीराम जी ने भी की थी और उन्होंने वो कोशिश सफल बनाई, सत्ता तक पहुंच गए। लेकिन बाद में जो हासिल हुआ वो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। कारण क्या थे, हम लोगों ने कारण का भी उसमें एनालिसिस किया और सबको कारण भी मालूम पड़ गए कि कमिटमेंट में कमी थी, डायरेक्शन लेस हो गए थे, विपरीत दिशा में चलने लगे थे, या ईगो ज़्यादा आ गई थी, या अच्छे लोगों को बाहर निकाल दिया, बहुत सारी चीज़। उनका अपना कोई थिंक टैंक नहीं था जो मेन चीज़ थी। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से हम लोग सफल भी नहीं हो पाए। लेकिन पिछले करीब 2-3 साल से जब से मैं आगरा लौट के आया, जब मैंने देखा कि पूरे देश में बुरे हाल है, मैं 7-8 स्टेट में रहा और जगह जगह मैंने ये सब अनुभव किए, तो मुझे बीमारी ऐसी नज़र आई जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंने ये देखा कि जब ये बीमारी है कि लोग अलग अलग भाग रहे हैं, इनको एक जगह कैसे लाया जाए। तो मैं जगह जगह लोगों से बात करता हूँ, विद्वानों से, आप जैसे लोगों से भी, कि भाई इनको इकट्ठा कैसे करें। और वो सबसे बड़ा काम है। जैसे आप कहते हैं ना कि मेंढकों को एक जगह तोड़ना तराजू में, तो कुछ को चढ़ाएंगे तो 2 निकल जाएंगे, 4 लाएंगे तो 3 निकल जाएंगे, तो वो हालत हो रही है। मतलब इकट्ठे हो ही नहीं पा रहे। इस पर हमने और अनुभव किया, खासकर हमारे जैसे और भी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही एक अनुभवी हूँ। तो मैंने ये अनुभव किया कि इसकी वजह कुछ हैं, 2-3 चीज़ तो मोटी मोटी हैं। एक तो लोगों में ईगो, कोई किसी के साथ काम नहीं करना चाहता, कोई किसी के बैनर के नीचे नहीं आना चाहता। हर आदमी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, सर्वे सर्वा बनाना चाह रहा है। ये विद्वानों की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ नाम नहीं लूँगा, जो आप जानते हैं, सब लोग हमारे पुराने लोग हैं, वो कर रहे हैं इस फील्ड में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको कभी आलोचना नहीं कर सकता, मैं उनकी बड़ाई करता हूँ कि वो कम से कम काम तो कर रहे हैं और उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो जगह जगह बोलते तो ये हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दुनिया में बोलते हैं, पूरे देश में बोल रहे हैं सारे के सारे नेता, चाहे छोटा हो या बड़ा। मुझे ताज्जुब होता है, मैं उनसे पूछता भी हूँ कि भाई तुम जिन लोगों को बोलते हो ये बात पब्लिक को, तो बाबा साहब का ये फॉर्मूला क्या तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता? तुम्हें भी तो संगठित होना चाहिए। तुम एजुकेटेड हो गए, लोगों को पढ़ा रहे हो, एजुटेशन भी कर रहे हो। लेकिन बाबा साहब ने जो एक और बात कही थी कि संगठित रहो, तो संगठित रहो तो तुम्हारे लिए भी बोला होगा जो तुम दूसरों को बताते हो। तो जब तुम संगठित हो जाओगे तो तुम बाबा साहब का कारवां को डेफिनेटली उस मंजिल तक ला दोगे जिसकी ज़रूरत है। वो जो एकता की बात है, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ और मैंने बोला भी है लोगों को और बोलता भी हूँ कि अब एकता व्यक्ति के नाम पर नहीं हो सकती। व्यक्ति पूजा या व्यक्ति को ऊपर बना के उसके नाम पे अब नहीं हो सकती है।
जो लोग कहते हैं हमको नेतृत्व नहीं मिलता देश में, नेतृत्व चाहिए कांशीराम जी जैसा, बाबा साहब जैसा, उसकी ज़रूरत है। बहुत लोग हैं, वो क्वालिटी तो नहीं है लेकिन उसके फॉलोअर्स बहुत हैं, सिपाही बहुत हैं, पर फिर भी उनमें एकता नहीं आ सकती। मेरा जो अनुभव इस फील्ड में ये है, मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर वाकई आपको एकता लानी है, संगठित होना है, तो अब आप व्यक्तिवादी छोड़ के विचारवादी एकता की तरफ बढ़ो। उनके विचारों की एकता लाओ, चाहे बुद्ध हों, चाहे फुले हों, चाहे बाबा साहब हो, चाहे कांशीराम हो, चाहे पेरियार हो, कोई भी हमारे महापुरुष हों, उन सब ने एक ही संदेश दिया है कि हमारे विचार शैली को अपनाओ, उनके विचारों को ग्रहण करो, उनके विचारों को लेके आप मूवमेंट चालू करो ना। आप व्यक्तिवादी उनके नाम लेके एकता नहीं ला सकते। नाम लेके पब्लिक में जा सकते हो, जो जिनके जो ग्रुप है उनको लाइक कर सकते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको रियल संस्था बनानी है। अब ऑर्गेनाइजेशन ही, संगठन की ज़रूरत नहीं है, अब संस्था की ज़रूरत है। एक संस्था का रूप देना पड़ेगा आपको। जितने भी आप बड़े बड़े लोग, नेता लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष समझते हैं और कहते हैं वैंगार्ड हैं, उनकी ड्यूटी ये हो गई है कि वो आपस में बैठें, जितने भी हैं 10, 20, 50, 100, इससे ज़्यादा नहीं है, अच्छे लोग, छोटे मोटे लोगों की मैं गिनती नहीं कर रहा, जो काम करने वाले, जो क्रियाशील लोग हैं, वो एक जगह बैठे हैं। उनको बैठना पड़ेगा अगर वो बाबा साहब को मानते हैं, और वो एक जगह बैठ के भाईचारे की भावना से आप उसमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह के सोच विचार करके एक ऐसी चीज़ बनाएं जैसे कि हमारे सामने मौजूद है आरएसएस, उसकी भी एक संस्था है, कैसे वो काम कर रही है, उसी रूप में आपको चलना पड़ेगा। आरएसएस ने तो चीज़ हमसे सीखी, संघ से सीखी है एक्चुअली। बुद्ध का जो संघ था, उस संघ की बेसिस पे उन्होंने वो संघ बना लिया। अब हमको ये कहना पड़ रहा है कि तुमको अपना संघ तो याद नहीं है, तो कम से कम उनके संघ से ही सीख लो भाई। तो वो सीखने के लिए है कि आप एक जगह इकट्ठे हो, अपने अपने फील्ड बांट लो, जिसको धार्मिक क्षेत्र में जाना है, किसको राजनीतिक में जाना है, किसको सामाजिक में जाना है, किसको आर्थिक में जाना है, वो फील्ड बांट के अपने अपने फील्ड के हेड बन जाओ, जो इंटरेस्टेड है। और उनके अपने अपने अलग अलग, जैसे उनकी संस्थाएं बहुत सारी आरएसएस की, हिंदू परिषद है, कोई नौकरी वाले हैं, कोई पढ़ाई वाले हैं, कोई नौकरी, बहुत सारी चीज़ें, कोई बिजनेस वाले हैं। इस तरीके से बना के अपना अपना उनको हेड बनाओ और उनको आगे बढ़ाओ, लेकिन एक एपेक्स बॉडी बना लो सबकी। जो 50-100 आदमी जितने आप हैं, मुझे नहीं मालूम कितने होंगे इफेक्टिव, कितने इकट्ठे होंगे, लेकिन जितने भी हैं उनको इकट्ठे होकर एक बॉडी बनानी पड़ेगी, एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी तो एक सेंट्रल बॉडी जो सबको कंट्रोल करेगी इन चीज़ों को, तभी आपकी पार पड़ेगी। तो विचार के आधार पर एकता ला सकते हो, व्यक्तिवादी एकता नहीं आ सकती। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर, अगला हमारा विषय है आरक्षण। तो आरक्षण के बारे में सबसे पहले बताएं, और जो हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने की, क्या वजह थी आरक्षण की व्यवस्था की, और आरक्षण के बिना जो हमारा देश की स्थिति और आरक्षण के सहित हमारे देश की स्थिति के बारे में भी बताइए। देखिए, आरक्षण का जो मूल स्रोत है जी, वो पूना पैक्ट जी, जो बाबा साहब ने मजबूरी बस 24 सितंबर 1932 को पूना की यरवदा जेल में गांधी एंड कंपनी के साथ समझौता किया था, पैक्ट किया था। वो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और वो पूना पैक्ट का भी आधार स्रोत क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि पूना पैक्ट भी जब हुआ जब हमको कम्युनल अवार्ड देने में हमारे देश के नेताओं की घिग्गी बन रही थी। जो अंग्रेज़ों ने, अंग्रेजी शासन ने हमारे अछूत वर्ग को कम्युनल अवार्ड दिया था। कम्युनल अवार्ड एक बहुत बड़ा हथियार था हमारे हाथ में। वो बाबा साहब की कोशिशों के बावजूद हमको मिला। बहुत अथक कोशिश की बाबा साहब ने। तब ब्रिटिश शासन ने हमको कम्युनल अवार्ड दिया था कि इनकी पोजीशन बहुत ख़राब है देश में अछूतों की, इनको हम कम्युनल अवार्ड देते हैं। कम्युनल अवार्ड का मतलब यह है कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और राइट टू डबल वोट,
2 वोट देने का अधिकार था। ये बहुत बड़ा अस्त्र था हमारे सामने, मैं आपको बताऊँ। उसकी पृष्ठभूमि में भी जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक नहीं पृष्ठभूमि मालूम पड़ेगी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या है आरक्षण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जी। तो कम्युनल अवार्ड से हमारा बहुत कुछ भला होने वाला था। बेशक ये राजनीतिक क्षेत्र में भी था हर तरह से, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ही वही होता है। तो ये चीज़ को गांधी एंड कंपनी जो लोग थे वो समझदार थे, वो जान गए। उन्होंने कहा तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, हमारा हिंदू बढ़ जाएगा, इससे तो अलग कर देंगे। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन दे दिया, जैसे मुसलमानों को दे दिए थे वैसे इनको भी दे दिया तो मुश्किल। तो मैं आपसे कह रहा था कि कम्युनल अवार्ड, इसकी उत्पत्ति कम्युनल अवार्ड से हुई आरक्षण की, पूना पैक्ट की। तो जब उन्होंने देखा कि तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, हमारा हिंदू समाज ही बढ़ जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र देने से, तो उन्होंने कुछ सीटें बढ़ा के, कम्युनल अवार्ड में हमको कम राजनीतिक सीटें मिली थी अपना कंस्टिट्यूंसी की, और इसमें कुछ ज़्यादा हमें दी और समझौता हो गया कि चलो भाई आपको पृथक निर्वाचन को छोड़ो, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र रहेगा हमारा, जॉइंट इलेक्टोरेट, हम आपको ज़्यादा सीटें दे देंगे। इस पे एक समझौता हो गया था, उसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं कि पूना पैक्ट। पूना पैक्ट से हमको दोनों तरफ फ़ायदे थे उस समय स्टार्टिंग में। हालांकि बाबा साहब ने बाद में बोल दिया था कि मेरे से गलती हुई है, मैंने मजबूरी में किया है, इसको भविष्य में आने वाली संतान अपने आप सुधार लेगी, और हमको सुधारने के लिए बोला भी है। मैं आपको बताता हूँ कि पूना पैक्ट का कुछ फ़ायदा है और नुकसान क्या है। फ़ायदा उसका सर्विस क्षेत्र में था और है थोड़ा, आज तो वो भी ख़त्म हो गया कि सर्विस क्षेत्र में जो आरक्षण हमको मिला, नौकरियों में, शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने का अधिकार भी नहीं था ना, तो वो हमको एक आरक्षण मिला, उसकी बदौलत हमारे लाखों करोड़ों लोग शिक्षित हुए और नौकरी में पहुँचे। नौकरी में पहुँचने से उनका सुधार हुआ, जो आज हम जिस पोजीशन में बैठे हैं। तो ये हमको उस समय पूना पैक्ट से सर्विस के क्षेत्र में फ़ायदा था। सबसे बड़ा नुकसान आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद 5-7 साल के बाद का जो शुरू हो गया था ये सिलसिला हमारा घाटे का, राजनीति क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में जो हमारा रिजर्वेशन था वो हमको घाटा ही घाटा दे रहा है। यही बाबा साहब को डर था उस समय, क्योंकि हमारे लोग चुन के तो जाते हैं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में, पर वो हमारे नहीं होते, उनके वोटों से भी जाते हैं जो बहुत बहुसंख्या में हैं। तो काम उनका करते हैं, वो जिस पार्टी से चुन के जाते हैं। उसका उदाहरण भी है, बाबा साहब के ज़माने में बाबा साहब को जिस आदमी ने हराया था पूना में, भंडारा सीट से नागपुर में, वो आदमी कांग्रेस का जीता, बाबा साहब हार गए थे। तो जब उस आदमी से पूछा गया कि भाई तुम क्या करोगे, कि मैं पार्टी का काम करूंगा, पार्टी जो कहेगी वो काम करूंगा, तो डेफिनेटली बाबा साहब भी इस बात को जानते थे, और वो आज वही हो रहा है। आज हमारे संसद में कम से कम 130-31 सांसद हैं SC ST के। उनमें से आप देखिए कि 131 का हालत क्या है। कोई भी किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रॉब्लम को रेज नहीं कर पाता, उनके मुंह बंद हो जाते हैं। कारण एक ही है कि जो उनकी पार्टी बोलती है कि ये बोलना है वही बोलते हैं। आपकी एक भी चीज़ पर, चाहे संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हों, चाहे रिजर्वेशन चला जा रहा हो, चाहे निजीकरण हो रहा हो, चाहे आपका पूरा देश की संस्थाएं वो बिक रही हों, हमारा नुकसान हो रहा है रात और दिन, पर हमारा कोई भी सांसद बोलता नहीं है। ये हमको सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, उस समय भी जानते थे क्या होगा, मजबूरी में किया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। और उन्होंने ये बोला भी है, अपना एक स्टेट्स माइनॉरिटीज़ किताब लिखी थी, उसमें बोला है उन्होंने। मैं आपको बताता हूँ कि इसके बहुत नुकसान हैं, मैंने बड़ी मजबूरी में किया है, लेकिन आप इसको आगे आने वाली संतान सुधार लेगी। वो सुधार यही है कि अब हमें राजनीति क्षेत्र में नुकसान हो रहा है, उसका क्या करें, इसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा। कोई भी सरकार इस राजनीतिक क्षेत्र के इस रिजर्वेशन को हर 10 साल के लिए बढ़ाती चली आ रही है, जब पहले एक लिमिटेड टाइम के लिए था 60-70 साल, उसके बाद भी बढ़ता जा रहा है। हमको कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका इसी से फ़ायदा होता है। तो हमको इससे सब बड़ा नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि पूना पैक्ट का सारा नुकसान ही नुकसान है आज की डेट में।
राजनीतिक क्षेत्र में जाने वाले सांसद हमारे या विधायक कोई बात ही नहीं कर पाते अपने समाज की, अपने बहुजन समाज की, जो भी हो, अपने जाति के समाज की, वर्ग की। और नौकरियों में कुछ नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन में आपको, प्राइवेट नौकरी में आपका रिजर्वेशन है नहीं, तो रिजर्वेशन का जो फ़ायदा आपको मिलना था वो मिल चुका। 91 के बाद, 1991 के बाद में जब से गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, या ये SEZ, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, समझ आपका SEZ, इसको इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन का जब से सिलसिला शुरू हो गया, हमारी नौकरियां ख़त्म हो गई, और उसमें आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, उनकी मर्जी है, वो अपने आदमियों को लें या न लें। तो इससे घाटा ही घाटा है। आज की डेट में आपका रिजर्वेशन नल है, नल एंड वॉइड है, कुछ है ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। और देख भी रहे हो, भर्तियाँ निकलती हैं, अपने आप जहाँ भर्ती करना कर लेते हैं। हद तो तब हो गई जब IAS की नौकरी UPSC के एग्ज़ाम देने के बाद मिलती थी, बड़ा मुश्किल, बड़ा टफ कंपटीशन होता है जी। उसकी भी लेटरल एंट्री शुरू हो गई इस गवर्नमेंट के द्वारा। 400 के आसपास कुछ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के IAS अफसर डायरेक्ट लिए, बिना किसी एग्ज़ाम के। तो ये तो आरक्षण का मजाक हो रहा है। तो आज की डेट में आपका आरक्षण नल एंड वॉइड है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब देश के जो बुद्धिवादी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है कि वो इस पर विचार कर लें। मैं रात और दिन उन लोगों के बीच बैठता हूँ, बात करता हूँ, उन्हें ये अकल ही नहीं है कि क्या है बेनिफिट, क्या डिसएडवांटेज है। हकीकत में देखा जाए तो जैसे जिस प्रकार से जो आरक्षण के बल पर जिन्हें नौकरियां मिली, वो अधिकतर हमने देखा है कि गरीब परिवारों से निकले। उनको नौकरी मिलते ही शादियाँ हो जाती हैं, उनका दहेज वहेज से सुंदर सुंदर बीवियाँ मिल जाती हैं, वो उसी देख के चौंका चौंध हो जाते हैं, और हकीकत में ये नहीं जानते जिस कारण मतलब जो नौकरी मिली है किस कारण से मिली है। तो ये भी एक कारण है कि वो अपने फैमिली में ही रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली उनको नौकरी मिल जाती है तो पहले वो मंदिर में देवी के सामने जाते हैं या अपने देवता के सामने जाते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं कि हमें इनकी मेहरबानी से नौकरी मिल गई। उनको बेचारों को मालूम ही नहीं है कि इनकी मेहरबानी से मिलती तो आपको सैकड़ों साल पहले से आप संपन्न हुए होते थे। आपको तो नौकरी मिली सिर्फ बाबा साहब के अथक प्रयासों से। संविधान में आपने उनको आर्टिकल 16 में जो उपबंध किए नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए, 15 में, तो उनके कारण आपको आरक्षण से पढ़ाई मिली और नौकरियां मिली। उनको पता ही नहीं है, और बताता कोई नहीं है। जब उनके माँ बाप को पता नहीं तो बच्चों को कहाँ से पता पड़ेगा। प्रॉब्लम तो बहुत है। जहाँ पे शादी होती है वो लोग भी ऐसे। आजकल देखिए बहुत ही बुरा माहौल चल रहा है। मैं आपको से बताऊँ, मैं तो देख देख के दुखी होता हूँ समाज को, कि जो बाबा साहब ने कहा था उसके विपरीत ही काम कर रहे हैं लोग। हर काम विपरीत। पूजा पाठ की मना करी तो पूजा पाठ में घुस गए। कुछ पूछो मत, हालत बहुत ख़राब है। कहने का मतलब ये है कि पूजा पाठ भी अलग अलग बहानों से करते हैं। वो कहते हैं कि चलो हम फलाने मंदिर में नहीं जा रहे तो हम दूसरे में जा रहे हैं। कोई सत्संगी बन जाता, कोई कुछ बन जाता है। मतलब अलग अलग वो क्षेत्रों में चले जाते हैं, पर करते वही काम है। बिल्कुल। लोग बाबा साहब के जिन्होंने दीक्षा ली थी और बाद में देश को दीक्षा दी थी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, उसका असर था कि देश में एक बुद्धिज़्म की लहर चल गई थी, तो लोग हमारे बुद्धिस्ट हो गए थे। आज भी हो रहे हैं। बहुत से लोग आज भी कहीं कहीं जा के कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट बन जाएंगे, हम बुद्धिस्ट हो गए, हमको सर्टिफिकेट दो। ऐसा हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि बुद्धिस्ट होने के बाद भी आपके सारे के सारे क्रियाकर्म वही हैं जो पुराने थे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कल एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, 24 तारीख को एक मीटिंग छोटी सी हमने रखी थी, चर्चा। मीटिंग क्या चर्चा, कुछ लोग बुलाए थे, विद्वान लोग। हमने यही चर्चा की थी कि ये क्या हो रहा है। बुद्धिज़्म बोलो या बाबा साहब का बोलो, जो बाबा साहब ने बताया रास्ता, उसमें कर क्या रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने मना किया था। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ आपको कि बाबा साहब ने बुद्धा एंड इस धम्मा में, मैंने कल भी बोला था लोगों को, पता नहीं है लोगों को, आपको ताज्जुब होगा ये सुन के, नहीं पता। फिर मैं जिक्र में पढ़ता रहता हूँ तो मैं थोड़ा सा ज्ञान रखता हूँ, थोड़ा सा, विद्वान मैं भी नहीं हूँ।
तो जब मैं उनको बताया कि बुद्धा एंड इस धम्मा में पेज नंबर 323 पॉइंट नंबर 4 भैया पढ़ लो जाके, बाबा साहब ने क्लियर बोला है, देयर इज़ नो प्लेस फॉर प्रेयर, पिलग्रिमेज, रिचुअल्स, सेरेमनीज, सेक्रीफाइस इन धम्मा। मतलब यह है कि धम्म में कहीं भी प्रार्थना और आपका ये तीर्थ स्थल का दौरा करना, तीर्थ स्थल का जाना, रिचुअल्स, तीज त्यौहार जो उनके नाम पे मनाते हो वो, कोई सेरेमनीज़, ये बाडंबर जो करते हो आप, उत्सव जो मनाते हो वो, और कोई सेक्रीफाइस, कोई आपको बलिदान देना नहीं है। लेकिन आप सब वही कर रहे हो जो करते थे। बुद्धिस्ट होने के बाद भी आपने बाबा साहब की एक बात नहीं मानी। इस पर बहुत से जो लोग बुद्धिस्ट हैं, वहाँ आए थे कुछ लोग, बड़ा बुरा लगा, उनको पढ़ा ही नहीं, मालूम ही नहीं है। हद तो तब हो गई जब वो बोलते हैं साहब बुद्धिस्ट बन जाएंगे, हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे और हमको 135 से सपोर्ट करेंगे, हो जाएंगे। तो उनको भले आदमियों को ये पता नहीं है, विद्वानों को, कि 135 देश बुद्धिस्ट है ही नहीं। पूरे संसार में कुल 6 देश बुद्धिस्ट हैं। अच्छा। कुल 6, ताज्जुब होगा। कुछ मिश्रित हैं 6-7 और 10-12 कंट्री हैं टोटल, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी तो नॉलेज रखते हैं हमारे विद्वान। अब हालत क्या होगी आप समझ लो, अंदाज लगा लो। तो मैं तो ये कहूँगा कि कुछ भी फ़ायदा नहीं है, चाहे बुद्धिस्ट हो जाओ, आपको काम वही कर रहे हैं जो कर रहे होते थे। हर क्षेत्र में धागे बांधोगे, तीज त्यौहार मनाओगे, देवी देवताओं की पूजा करोगे, भाग्य भगवान को मानोगे और तीर्थ यात्रा करते रहोगे, बस उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि संगठित तो होने का नाम ही नहीं है। ये सब दुविधा वाली चीज़ें हैं, बड़ी मुश्किल है। सर अगला हमारा सवाल है, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कुछ लोग धर्म की आड़ में भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ बिजनेस की आड़ में कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद बढ़ रहा है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बुरी बीमारी है, सर्वव्याप्त है। कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है आज जहाँ भ्रष्टाचार न हो। नौकरी हो, सेवा हो, बिजनेस हो, आपकी राजनीति हो, आपका धार्मिक हो, सामाजिक, कुछ भी नहीं बचा बिना भ्रष्टाचार के। कुछ नहीं हो रहा। कितना शोर मच रहा है आजकल, देखिए। पहले भी था, कांग्रेस गवर्नमेंट जब गई थी 2G 3G पता नहीं क्या क्या बोलते थे, भ्रष्टाचार है, वो भी समय उजागर हुआ। बाद में नतीजा जो हुआ वो सब देश जानता है। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला बहुत तगड़ा, कुछ नहीं है, 7-8 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। और अभी मैं राजनीति क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आप अभी देखिए कितना कितना जो भ्रष्ट नेता थे, उनका प्रमोशन होता रहता है, दर बदलते रहते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। जो दूसरी तरफ चले जाते हैं उनका थोड़ा सा CBI और ED काम कर लेती है। तो ये बीमारी है, कहने का मतलब। चाहे वो एक्शन कोई करे या न करे, वो बात अलग है, उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, क्योंकि राजनीतिक पॉइंट है। लेकिन भ्रष्टाचार तो है ना, तो ये बड़ी बीमारी है हर क्षेत्र में। कोई भी एग्ज़ाम होते हैं कहीं भी, वो बिना भ्रष्टाचार के पूरे ही नहीं हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी यही हाल है, राजनीति में वही हाल है। हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त राजनीति क्षेत्र में हो रही है, वो भी हो रही, सब जानते हैं। पैसे देके इधर से उधर जुट जाते हैं। तो कहाँ बच गया? कुछ नहीं शेष बचा। भ्रष्टाचार तो अब बहुत बड़ी बीमारी हो गई। इसका इलाज मुझे नहीं लग रहा, जब तक लोग अपने आप को एक निष्ठावान और नियत से अपने आप को, अपनी इच्छा से उसको अच्छे लोग नहीं बन पाएंगे, तब तक कुछ नहीं। मोरल हाई करेंगे। या हम लोग मतलब हम कहना चाहेंगे कि अगर संविधान के हिसाब से अगर नहीं चल रहे हैं तो ये भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा, और अगर संविधान के हिसाब से हमारे नागरिक भारत के जो चलेंगे तो शायद भ्रष्टाचार भी मिटेगा। और कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से, मेरा कहने का मतलब है कि रूल ऑफ लॉ, जी, कानून का शासन अगर हो, होता क्या है, नाम तो कानून का शासन है, पर हकीकत में कानून का शासन नहीं है। जिसके पास जो पावर है वो उसका मिसयूज़ कर रहा है। रूल ऑफ लॉ नहीं है, दबा देता है, दबाया जाता है, जो भी है उसको आने ही नहीं देते बाहर। मीडिया का भी बहुत बुरा हाल है, आप देख रहे हैं। मीडिया तो आंख बंद करके बैठा है बेचारा,
किसका भ्रष्टाचार खोलना है, किसका नहीं खोलना है, वो जानता है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आनी चाहिए थी, ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए थी, जो एक स्पष्टता होनी चाहिए थी, वो ख़त्म है। तो अंदाज़ लगा लीजिए अंधेरे में तो क्या होता है, सब कुछ होता है। तो वही हो रहा है देश में। इसका तो इलाज जब तक हम लोगों का मॉरल, हम लोगों के एक्चुअली क्या है, हम तो कहते थे गरीब आदमी उसको पैसे की भूख होती है तो भ्रष्टाचार कर लेता है, लेकिन यहाँ तो बहुत अमीर अरबोंपति करोड़पति लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो बीमारी है, ये भयंकर महामारी है। मैं आपको बोलूँ, इसका इलाज तो अपने आप ही कर सकता है। मॉरली आदमी अपने आप को मजबूत करे, अपना मॉरल, अपना नीति, इसको क्या बोलते हैं, चरित्र निर्माण कर लेंगे। चरित्र निर्माण की चीज़ तो डिक्शनरी से गायब है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस देश में इस बात का कोई बीमारी का इलाज होगा जब तक चरित्र निर्माण की पाठशालाएँ खुलें, कुछ लोग प्रूव करें कि देखिए, सामने तो लाने दें, उनका इलाज तो हो। रूल ऑफ लॉ का मतलब ही है कि किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको कानून के हिसाब से इमीडिएट दंड दीजिए। लोगों को मिसाल बना कि ये आदमी ने ऐसा किया तो उसका ये हुआ, इमीडिएट उसका रिलीफ मिलना चाहिए, इमीडिएट उसका एक्शन होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। 20-20 साल, 10-10 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, कोई लिमिट ही नहीं है केस को दबाने की। या सत्ताधारी सरकार में चले कोई भी अब सत्ताधारी तो राजा है। वो तो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी तो ऐसे हो गया, जो हम देख रहे हैं कि उधर उन्होंने भ्रष्टाचार किया करोड़ों का। अजीत पवार का नाम भी जैसे मोदी जी ने लिया था कि 70,000 करोड़ का उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ऐसा हम नहीं सुना, मोदी जी बोल रहे थे। लेकिन बाद में वो मोदी जी की पार्टी में आ गया तो उसका काम खत्म। और ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं, चैनल भी बोलता है कि जो उधर से इधर आ जाता है सत्ता में, वो भ्रष्टाचार से रहित हो जाता है, दूसरी तरफ है भ्रष्टाचार। तो ये एक आपस में ये ठीक नहीं है। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हमको बड़ी ईमानदारी से देश की सेवा के लिए, देश के विकास के लिए काम करना है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ तो लड़ना है सबको है। लड़ कौन रहा है? हर पार्टी, हर नेता अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक्सेप्शन सब जगह है। हर से मेरा मतलब नहीं A to Z, सब जगह अच्छे लोग भी हैं पर बहुत कम। दूसरी चीज़, रूल ऑफ लॉ की जब बात करता हूँ तो संसद में जो हमने एक एनालिसिस देखी थी कि उसमें गुंडे, मवाली, अपराधी किस्म के लोग 40% 50% हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे? जिन पर महिलाओं का उत्पीड़न है, ऐसे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और भूमाफिया बैठे हुए हैं। नॉट ओनली भूमाफिया, महिलाओं के अत्याचार में मैं आपको बोला हूँ, हत्या, बलात्कार और पता नहीं अपहरण, किस तरह के जो अपराध, संगीन अपराध हैं, उस तरह के लोग भी संसद में और टिकट मिलता और आ जाते हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं? इनको तो पता ही नहीं संविधान नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। शपथ जरूर ले लेते होंगे, लेकिन संविधान का प्रीएम्बल तक इन्होंने नहीं पढ़ा होता, न कोई बताता है कि संविधान के प्रीएम्बल में उद्देश्य में क्या लिखा है। तो जब संसद में ऐसे लोग आपको मिलेंगे, कम पढ़े लिखे विद्वान हैं, वो समझते हैं कि माल बनाओ और चुपचाप रहो और पब्लिक को ऐसे अपना राज करना। देश की चिंता किसी को नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, हर आदमी को अपनी चिंता, अपने दल की और परिवार की चिंता है। इससे देश रसातल में जा रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे दुख हो रहा है बात कहते हुए। तो दर्शकों, आज हम आगरा के वरिष्ठ एडवोकेट RV सिंह जी से मुलाकात की। इसको देखते हुए आपको हमारा आज की ये मुलाकात कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर हमारा आज की ये मुलाकात आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके, मजबूत हो सके और अन्य देश के हित में जो विषय हैं वो हम ऐसे वरिष्ठ समाजसेवियों से वार्तालाप करें, उन विषयों पर चर्चाएं करें, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके और देश में रहने वाले नागरिक जनता है उनके हित के कार्य कर सकें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।